आज की इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अगर आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम की सहायता से pmmvwcd.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के पास ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे आपके सामने जो कैप्चा सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको फिर वो कैप्चा एज इट इज जो नीचे बॉक्स है वाइट उसमें आपको वो बिल्कुल जैसे छोटे बड़े अक्षरों में जिस तालमेल से लिखा हुआ है उसी तालमेल से आप नीचे जो खाली बॉक्स है उसमें एंटर करेंगे। जैसे ही आप बिल्कुल सेम तरीके से एंटर करेंगे आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसके लिए आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चले जाएगा जो आपका इसमें रजिस्टर्ड होगा। ऊपर आपको आपकी लॉगिन आईडी और आपका फोन नंबर के जो लास्ट डिजिट हैं वो शो हो जाएंगी। आपको वैसे तो ध्यान भी होगा कि आपके कौन से नंबर पर ये ओटीपी जाता है, पर अगर नहीं ध्यान है तो लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ पर दिख जाएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आप वो ओटीपी आपको यहाँ पर विद इन मिनट आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और आप डायरेक्ट वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे कि जो प्रोफाइल है वो PMVY की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद आपके पास फॉर्म भरने का एक्सेस आ जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट से भर सकते हैं। आप ये मेन डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ से आप फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप PSU में कार्यरत हैं। अगर PSU में कार्यरत हैं तो यह फॉर्म उनके लिए नहीं है। तो अगर आपकी जो बेनिफिशियरी है इसके लिए एलिजिबल है तो आप नो करेंगे और नो करने के बाद ये फॉर्म का जो आगे का प्रोसेस है आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने सबसे पहले पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप कौन से बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है पहले बच्चे के लिए या फिर सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो आपको अगर पहले बच्चे के लिए अप्लाई करना है तो आप इसमें पहले बच्चे वाले कॉलम पर टिक रहने देंगे। अगर आपको सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप जो सेकेंड गर्ल चाइल्ड का सेकेंड ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में आपको जीवित बच्चों की संख्या भरनी है कि जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तब तक कितने बच्चे उनके कुल जीवित हैं। यानी कि अगर आपने ये फॉर्म उनका आप पहले बच्चे के लिए भर रहे हैं और उनका टीकाकरण का पहला चक्कर यानी कि पेंटा थर्ड तक उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है बच्चे की, तो आप जीवित बच्चों में 1 लिखेंगे। और यदि आप बच्चे के जन्म से पहले या टीकाकरण होने से पहले ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप जीवित बच्चों की संख्या में 0 लिखेंगे। और यदि आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप जीवित बच्चों में, अगर आप फॉर्म टीकाकरण का चक्कर पूरा होने से पहले भर रहे हैं तो जीवित बच्चों में 1 लिखेंगे और टीकाकरण का चक्कर पूरा होने के बाद आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए भर रहे हैं, यानी कि जो पहला बच्चा है उसके बाद जो दूसरी गर्ल चाइल्ड हुई है उनके टीकाकरण का प्रथम चक्कर यानी कि पेंटा थर्ड तक कंप्लीट हो चुका है तो आप जीवित बच्चों में 2 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पूछा जा रहा है डज द बेनिफिशियरी आधार कार्ड, क्या बेनिफिशियरी का आधार कार्ड है? तो आप आधार कार्ड पर यस करेंगे और यस करने के बाद नीचे जो बॉक्स होगा गाइडलाइंस का उस पर आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो राइट का निशान वहां पर आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उस पर राइट का टिक आ जाएगा। ये टिक करने के बाद इसको आगे करेंगे आप। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का जिसका भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम फीड करना है। तो चलिए नाम फीड करते हैं यहाँ पर। और आपको जो नाम फीड करना है वो एज पर आधार करना है, यानी कि जो आधार में स्पेलिंग है जिस तरह से लिखा हुआ है आधार में आपको सेम उसी तरह से यहाँ पर लिखना है। अगर आप उसकी स्पेलिंग में या फिर अलग तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर वो वेरीफाई नहीं होगा और आप ये फॉर्म आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे ही आप उनका नाम एंटर करेंगे आपको बेनिफिशियरी का आधार एंटर करना है। यहाँ पर आधार भी आपको ध्यान से एंटर करना है। उसके बाद चेक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू पोषण ट्रैकर, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक
क्लिक करेंगे आपके सामने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन आ जाएगा और ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही आप फेशियल रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप आगे का फॉर्म प्रोसीड कर पाएंगे। ये किए बिना आप आगे का फॉर्म प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो ये ग्रीन बॉक्स है इस पर आपको टिक जरूर करना है। अगर आप ये पहले नहीं करेंगे तो बाद में जब आप पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का आपका फॉर्म वापस से भरना पड़ेगा आपको। पहले आप ये कर लें, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको कैलेंडर में से आप ईयर के ऑप्शन पर जाकर ईयर सिलेक्ट करेंगे और मंथ के ऑप्शन पर जाकर मंथ सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे किया है, जैसे आप वीडियो में किया जा रहा है एज इट इज ऐसे ही करेंगे और फिर जो डेट है उस पर आप टिक करेंगे तो वो डेट सिलेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है उनकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ना कि बच्चे की। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है जिसका आपने ऊपर नाम और आधार भरा है उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पर बात हो रही है, वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है। और डेट ऑफ बर्थ के बाद एज इन ईयर्स आपको भरने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट निकल जाएगा। उसके बाद अगले ऑप्शन पर हम चलेंगे कैटेगरी नेम। कैटेगरी में आपको आपके जो बेनिफिशियरी है उनकी कैटेगरी, वो किस कैटेगरी के अंडर आता है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अदर, SC, BC जो भी आपकी कैटेगरी उस पर आप टिक करेंगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कैटेगरी के बाद अगला ऑप्शन जो आएगा वो है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर में आपको उनका कोई भी चालू मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और मोबाइल नंबर ऐसा रखना है जो उनका, जिससे आप आगे उनसे कोई काम है तो आप कांटेक्ट भी कर सकें, उनसे पूछ कर ले। जो मोबाइल नंबर चालू रखें वो वही यहाँ पर आप फीड करें। उसके बाद है मोबाइल नंबर बिलोंग टू, यानी कि वो मोबाइल जो उन्होंने अभी प्रोवाइड किया है वो किसका प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनका खुद का है, हस्बैंड यानी उनके पति का है, मदर यानी उनकी माता का है, फादर यानी उनके पिता, और मदर इन लो यानी उनकी सास, और फादर इन लो यानी कि उनके ससुर, और अदर यानी किसी अन्य का है। तो आप जिनका भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख, यानी कि उनकी प्रत्येक स्रोत से फैमिली आईडी में इनकम 8 लाख से कम है पूरे साल की, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, अगर वो PM किसान सम्मान निधि की पात्र हैं, या फिर ई श्रम कार्ड होल्डर हैं, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड है, या फिर उनका BPL राशन कार्ड है, या फिर वो दिव्यांग हैं 40% या उससे अधिक, ये सारी कैटेगरी हैं। उसके बाद आता है ST वुमेन है, ST कैटेगरी की वुमेन है, उनका भी भरा जाएगा ये फॉर्म। उसके बाद अगला ऑप्शन SC कैटेगरी वुमेन, और उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर या फिर आशा वर्कर, तो उनका भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। तो यहाँ तक आपको सारी कैटेगरी का पता चल गया है। आपको जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका बेनिफिशियरी एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, यानी कि जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है मौजूद, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बेनिफिशियरी है उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, हम इस बेस पर ये फॉर्म भर रहे हैं, तो हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप फैमिली आईडी के बेस पर यह फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और वो वेरीफाई होनी चाहिए। विदाउट वेरीफाई इनकम वाली जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आप फैमिली आईडी के बेस पर भर रहे हैं तो आपको फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई ही होनी चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं होगी तो फॉर्म रिजेक्ट होगा और बाद में आपको परेशानी होगी। तो ये है, आप सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप अपने बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट लें तो उसको आप ध्यान से चेक करें कि फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई है या नहीं। और वेरीफाई इनकम के बाद आप अगला ऑप्शन आएगा आइडेंटिटी नंबर, यानी कि जो आपने ऊपर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसका जो एक यूनिक नंबर होता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। वो एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन है अपलोड फाइल का। तो चलिए, अपलोड फाइल में आपको कैसे अपलोड करना है, आपको कैमरे को परमिशन देनी है। जैसे आप क्लिक
चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा, कैमरे को परमिशन देनी है और आप डायरेक्ट भी उस डॉक्यूमेंट का फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पर अगर उसका साइज ज़्यादा होता है आप कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंट का साइज ज़्यादा आता है, आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं तब, तो उस डॉक्यूमेंट का आप पहले कैमरे से फ़ोटो क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप उसको किसी के व्हाट्सएप पर भेज कर दोबारा अपने पास मंगवा लें और उसको आप यहाँ पर फीड करें। जब उसको आप यहाँ पर फीड करेंगे तो वो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा और वो इजीली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको ये बहुत बार परेशानी आती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद है एमसीपी कार्ड डिटेल। जो एमसीपी कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। आपको पहले सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना है। आपके पास जो आपका बेनिफिशियरी है उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम आईडी है या फिर आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर है या फिर एमसीपी कार्ड है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर आभा आईडी है। आप जो भी आपके बेनिफिशियरी के पास है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आएगा, जो भी आपने ऊपर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसका नंबर नीचे आपको यहाँ पर लिखना है। आरसीएच आईडी, एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, आभा आईडी और एमसीटी कार्ड, जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट एमसीपी कार्ड डिटेल में, वो ही डॉक्यूमेंट का आपको नंबर लिखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डॉक्यूमेंट कोई सिलेक्ट कर रहे हैं और नंबर आप किसी और डॉक्यूमेंट का लिख रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये नंबर ध्यान से लिखना है और उसी डॉक्यूमेंट का लिखना है। इसमें कई वर्कर्स गलती करती हैं, डॉक्यूमेंट कोई सिलेक्ट करती हैं और नंबर किसी का लिख देती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अगला है अपलोड एमसीपी कार्ड। आपको अपलोड भी वही करना है। उसके बाद आता है एलएमपी, यानी कि लास्ट मेनेस्ट्रल पीरियड। जो उनकी एलएमपी है वो डेट आपको उनके एमसीपी कार्ड से देखकर यहाँ पर फीड करनी है ध्यान से। उसके बाद एएनसी यानी कि एंटीनेटल चेकअप का भी आपको एमसीपी कार्ड से देखकर ही करना है। उसके बाद हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, आपने ये सिलेक्ट किया है ऊपर, उसी के बेस पर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके बेनिफिशियरी का जो बच्चा है उनका टीकाकरण का पहला चक्कर यानी कि पेंटा 3rd तक वैक्सीनेशन हो चुकी है तो आप यहाँ पर उनके बच्चे की भी डिटेल साथ साथ भरते जाएंगे। ये इसमें यस सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि हमने जीवित बच्चों में सिलेक्ट किया है। उसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फीड करनी है। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर में जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है सेम उसी तरीके से सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ और उसके बाद आप डेट पर क्लिक करेंगे तो डेट यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। कई बार इसमें आप गलतियाँ करते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं करनी है, इसको ध्यान से करते हुए चलना है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी कि इस जो प्रेगनेंसी हुई है इसमें उनको कितने बच्चों ने जन्म लिया है, एक ने, दो ने, मतलब कि प्रेगनेंसी में एक ही बच्चा हुआ है या ट्विंस बेबी हुए हैं, तो आपको यहाँ पर वो डिटेल भरनी है। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है हमारे बेनिफिशियरी को एक ही बच्चा हुआ है तो एक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जहाँ पर जन्म हुआ है उसकी यहाँ पर टाइप आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, होम है, ट्रस्ट का है या आंगनवाड़ी सेंटर है, तो आपको वो यहाँ पर चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास आएगा, जो आपने इंस्टीट्यूट चुना है उसका नाम और लोकेशन। आपको वो नाम और लोकेशन आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपके बेनिफिशियरी का उसमें से देखकर ध्यान से यहाँ पर फीड करनी है। आप देख सकते हैं निचला ऑप्शन है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, नाम और लोकेशन आपको वो यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपने जिस भी आईडी से लॉगिन किया है उसके बेस पर यहाँ पर आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट पहले ही आया हुआ है रूरल। उसके बाद अगला ऑप्शन है एड्रेस। एड्रेस में आपको आपके जो विलेज का नेम है या आपकी सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे।
उसके बाद आपको आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका ब्लॉक सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट है विलेज, आपको विलेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड, आपको आपके विलेज का पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपके आंगनवाड़ी सेंटर का नेम और कोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं और सबमिट सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखेंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।